हे दोस्तों, हाउ आर यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स मेल में। दोस्तों, आज हम थर्मोडायनेमिक्स का ये थर्ड लेक्चर पढ़ेंगे जिसमें पढ़ने वाले हैं हम आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक प्रोसेस जो भी है उसका कंप्लीट नॉलेज, डिटेल नॉलेज आज इस वीडियो में हम लेने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आइसोबारिक का मतलब क्या होता है। तो ये ग्रीक वर्ड है जिसमें आइसो का मतलब होता है इक्वल और बारिक यानी बैरोस। ये जो बारीक वर्ड बना है ये बैरोस से बना है और बैरोस का मतलब होता है प्रेशर। तो देखो, आइसोबारिक का मतलब होता है इक्वल प्रेशर यानी कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर की जो भी प्रोसेस होगी उसको आप बोलोगे आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक प्रोसेस में याद रखना दोस्तों कि प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब चलो इसमें हम देखते हैं एक एग्जांपल। तो ये एक मैंने क्या कर लिया, कंटेनर ले लिया और कंटेनर में हमने क्या कर दिया है, वाटर भर दिया है। अब यहां पे अगर आप इसको हीट करते हो तो क्या होगा, तो ये जो वाटर है ये बॉईल होने लगेगी। तो हम इसका एग्जांपल कब का ले रहे हैं, जब वाटर बॉईल हो रही है। तो बॉइलिंग वाटर है यहां पे और आप इसको कंटिन्यूअसली हीट दे रहे हो। तो जैसे जैसे आप उसको हीट दोगे तो ये वाटर बॉईल हो रही है यानी वेपर्स में कन्वर्ट हो रही है। अब यहां पे ध्यान दो कि ये जो प्रोसेस है ये आइसोबारिक प्रोसेस है। क्यों आइसोबारिक प्रोसेस है, क्योंकि ये जो प्रोसेस हो रही है कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर्स, वो कांस्टेंट प्रेशर को हो रही है। और वो प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब तक ये बॉइलिंग प्रोसेस हो रही है तब तक लगभग कांस्टेंट ही रहता है। तो अगर आपने इसको एटमॉस्फेयर में रख दिया है तो इसका मतलब ये आइसोबारिक प्रोसेस है जो चल रही है। अब इसका वॉल्यूम क्या कर रहा है, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो अगर आप हीट करते हो यानी जब प्रेशर कांस्टेंट है, तो अगर आप हीटिंग करते हो तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, जब हीटिंग करते हो तो टेम्परेचर बढ़ रहा है और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, तो इसका वॉल्यूम भी तो बढ़ेगा। तो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है इसका मतलब वॉल्यूम भी इसका बढ़ रहा है। दूसरा, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है इसका मतलब इसमें जो इंटरनल एनर्जी है वो भी बढ़ रही है। क्यों, क्योंकि हमें पता है टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो गैस के मोलेक्यूल्स है, वेपर के मोलेक्यूल्स है, उनकी मोलेकुलर मोशन बढ़ेगी और मोलेकुलर मोशन बढ़ेगी यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और हमें पता है कि इंटरनल एनर्जी यानी क्या होती है, तो इंटरनल एनर्जी ऑफ एनी गैस इज ड्यू टू इट्स मोलेकुलर मोशन। तो मोलेकुलर मोशन की वजह से जो होती है वही इंटरनल एनर्जी होती है। तो यहाँ पे टेम्परेचर की वजह से मोलेकुलर मोशन बढ़ेगी, वो भागेंगे, है ना। तो अगर उनकी मोलेकुलर मोशन बढ़ेगी तो उनकी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा, याद रखो जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो भी बढ़ेगी। और इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है यानी इंटरनल एनर्जी कैसी है, पॉजिटिव है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि यहां पे इस केस में हीटिंग में इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो। अब आप हीट दे रहे हो यानी जो हीट है वो भी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। क्योंकि हमने पहले ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में देखा कि जो हीट एब्जॉर्ब होती है, अगर सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर रही है तो वो हीट होती है पॉजिटिव। अगर सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इंटरनल एनर्जी होगी पॉजिटिव। वैसे ही अगर आप एक्सपांड कर रहे हो यानी आपकी गैस अगर एक्सपांड कर रही है तो वो क्या कर रही है, वो वर्क डन कर रही है सराउंडिंग पे वर्क डन कर रही है। इसका मतलब जो वर्क डन है वो भी क्या होगा, वहां पे पॉजिटिव होगा। ये वर्क डन क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि सिस्टम वर्क डन कर रही है सराउंडिंग पे। तो जब सिस्टम वर्क डन करती है तो वो वर्क डन पॉजिटिव होता है। जब सिस्टम पे वर्क डन होता है यानी सराउंडिंग वर्क डन करती है किस पे, सिस्टम पे, तब वो वर्क डन निगेटिव होता है। तो हीटिंग में ये जो तीन केसेस है वो आपको याद रखनी है। उसके बाद में अगर मैं यहां पे कूलिंग की बात करूं, अगर गैस कूल हो रही है यानी आप इसमें से टेम्परेचर निकाल रहे हो। अब आपने ये हीटिंग हटा दिया, आप इसमें से टेम्परेचर निकाल रहे हो यानी उसको कूल कर रहे हो। तो जब कूलिंग होगी तो जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो जो वॉल्यूम है वो भी डिक्रीज होगा, है ना। वॉल्यूम घटेगा क्योंकि गैस क्या होगी, इस केस में कंप्रेस होगी। यहां पे एक्सपांड हो रही थी, यहां पे कंप्रेस होगी। तो गैस कंप्रेस होगी तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव। तो यहां पे निगेटिव, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, तो ये निगेटिव होगा।
हीट एनर्जी आप निकाल रहे हो, यानी हीट एनर्जी इसमें से बाहर जा रही है। तो गैस के अंदर अगर हीट एनर्जी आ रही है तो वो पॉजिटिव होती है, अगर गैस से बाहर जा रही है यानी सिस्टम से बाहर जा रही है हीट तो वो निगेटिव होती है। जो वर्क डन होगा वो भी कैसा होगा, तो वर्क डन भी यहां पे निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि गैस कंप्रेस हो रही है, तो वर्क डन कौन कर रहा है? सराउंडिंग कर रहा है, किस पे? सिस्टम पे, है ना। तो गैस कंप्रेस जब भी होती है तो वर्क डन क्या होता है हमारा? नेगेटिव होता है। आया समझ में? अब ये आ गया होगा तो हम आगे चलते हैं। अब यहां पे हम सबसे पहले यहां पे देखेंगे इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो भैया हमारी जो आइसोबारिक प्रोसेस है उसके लिए स्टेट का इक्वेशन क्या होगा? तो हमें पता है कि यहाँ पे प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। तो प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो ये कौन सा लॉ हो गया? ये तो चार्ल्स लॉ हो गया, है ना। कांस्टेंट प्रेशर का लॉ कौन सा है? चार्ल्स लॉ। तो इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। और इसी को अगर आप लिखते हो ऐसे तो ये V1 बाय V2 इज इक्वल टू T1 बाय T2 हो जाएगा, या तो फिर उल्टा भी लिख सकते हो आप, V2 बाय V1 इज इक्वल टू T2 बाय T1। तो ये है आपका इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है। अब इक्वेशन ऑफ स्टेट के बाद में आप निकाल सकते हो इसकी इंडिकेटर डायग्राम। तो इंडिकेटर डायग्राम अगर आपको निकालनी है इसकी तो वो कैसे आएगी, तो आपको पता है अभी कि इंडिकेटर डायग्राम जो होती है वो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ होता है। तो ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है। यहां पे देखो, अगर उसका वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम V1 है और फाइनल वॉल्यूम जो है वो V2 है। तो देखो, जब वॉल्यूम V1 था तो प्रेशर कितना था? वो P था। हम इसको P1, चलो P1 मान के चलते हैं, तो प्रेशर इसका P1 था। तो जब गैस एक्सपांड कर रही है तो उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ेगा यानी V2 ज्यादा हो गया, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ गया, उसका वॉल्यूम बढ़ गया, V2 हो गया, लेकिन प्रेशर तो कांस्टेंट ही है, तो पॉइंट आएगा यहां पे। तो ये जो पूरी प्रोसेस है ये आप इस लाइन से ऐसे दिखा सकते हो। ये कांस्टेंट प्रेशर की लाइन है, देखो प्रेशर P1 ही है और वॉल्यूम बढ़ गया। तो ये जो है ये हीटिंग के लिए है। यहां पे गैस क्या कर रही है? एक्सपांड कर रही है। तो गैस एक्सपांड कर रही है, हीट हो रही है, तो ये इंडिकेटर डायग्राम ऐसे। अब एरो पे ध्यान दो, एरो कहां से? V1 से यानी कम वॉल्यूम से कहां तक जा रहा है? V2 पे यानी ज्यादा वॉल्यूम जहां पे है वहां तक जा रहा है। यही अगर मैं कूलिंग के लिए निकालूं, कूलिंग के लिए, तो ये ग्राफ कैसा आएगा? तो ये है आपका V2 और यहां पे आएगा आपका V1। तो कूलिंग में इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा है, इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा है और बाद में वॉल्यूम क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि गैस क्या होगी? कूलिंग में कंप्रेस होगी। तो प्रोसेस यहां से स्टार्ट होगी और यहां पे एंड होगी। तो जो एरो आएगा प्रोसेस का वो कुछ इस तरीके से आएगा। ये कूलिंग के लिए, यहां पे गैस क्या हो रही है? यहां पे गैस कंप्रेस हो रही है। आ गया समझ में? तो ये हो गई आपकी इंडिकेटर डायग्राम। अब इस इंडिकेटर डायग्राम का अगर आपको स्लोप निकालना है तो वो कैसे निकलेगा? तो सिंपल है, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन y, y2 माइनस y1 अपॉन चेंज इन x यानी x2 माइनस x1। तो हमें यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि y एक्सिस पे क्या है? यहाँ पे प्रेशर है, इसलिए चेंज इन प्रेशर, अपॉन x एक्सिस पे वॉल्यूम है, इसलिए चेंज इन वॉल्यूम। इसी को आप लिख सकते हो dp बाय dv। कुछ इस फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो। अब ये जो चेंज इन प्रेशर है, हमें पता है कि आइसोबारिक प्रोसेस है, प्रेशर कांस्टेंट है, यानी प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, तो 0 बाय समथिंग इज ऑल्सो 0। तो स्लोप जो है इसके लिए आ गया आपका 0। अब मुझे ये जो आइसोबारिक प्रोसेस है उसके लिए बल्क मॉडुलस कैलकुलेट करना है। बल्क मॉडुलस, तो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में एक फॉर्मूला देखा था बल्क मॉडुलस के लिए। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला आप बीटा या तो फिर के से भी दिखा सकते हो। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला था VdP अपॉन dV, वेयर V इज द वॉल्यूम, dP इज द चेंज इन प्रेशर एंड dV इज द चेंज इन वॉल्यूम। अब यहां पे देखो, चाहे V और dV कुछ भी हो, लेकिन जो dP है वो तो 0 है, तो चेंज इन प्रेशर 0 है, इसका मतलब बल्क मॉडुलस भी 0। बल्क मॉडुलस 0 है, इसका मतलब क्या है कि गैस
कितनी भी कंप्रेस हो सकती है, इजीली कंप्रेस हो सकती है। तो ये हो गया बल्क मॉडुलस 0। अब ये होने के बाद आप निकाल सकते हो इसके लिए स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट कितनी होगी? तो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला आपके पास है, स्पेसिफिक हीट CV इज इक्वल टू, क्या है आपके पास फॉर्मूला? आपके पास फॉर्मूला है F/2R, ये आपके पास फॉर्मूला है। ओके, अब ये देखो, ये कांस्टेंट वॉल्यूम की जो स्पेसिफिक हीट है वो आपको CV मिल जाती है F/2R से। अब लेकिन ये जो प्रोसेस है ये आइसोबारिक प्रोसेस है, मैं इसको जरा रफ कर देता हूं। तो ये जो प्रोसेस है आपकी, ये प्रोसेस कौन सी है? ये आइसोबारिक प्रोसेस है। आइसोबारिक प्रोसेस में यानी प्रेशर कांस्टेंट है, तो वहां पे जो स्पेसिफिक हीट होगी वो भी कौन सी होगी? CP होगी। और CP आपको पता है वो है CV प्लस R, है ना। तो CV क्या है आपका? वो है F/2R प्लस ये R, तो R कॉमन हो गया, F/2 प्लस 1R। ये किसका फॉर्मूला है? ये CP का। ये है स्पेसिफिक हीट। किसके लिए है ये आइसोबारिक प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक हीट है। F क्या है? तो F इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। हमने काइनेटिक थ्योरी में डिटेल में देखा था F, डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो कि मोनोएटॉमिक गैस के लिए 3 होता है। तो ये आ जाएगा मोनोएटॉमिक गैस के लिए 3/2 प्लस 1 यानी 5/2R, और डायएटॉमिक गैस है तो उसके लिए 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, एक्सक्लूडिंग वाइब्रेशनल मोड। वाइब्रेशनल मोड को हमने नहीं लिया तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो F है हमारा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। यहाँ पे स्पेसिफिक हीट हो गया। स्पेसिफिक हीट के बाद में आप यहां पे निकाल सकते हो वर्क डन। तो अगर आपको वर्क डन निकालना है तो वर्क डन के लिए आपके पास फॉर्मूला है आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। जनरलाइज जो फॉर्मूला है वो है हमारा वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV। यहाँ पे जो वॉल्यूम है दोस्तों वो V1 टू V2 जा रहा है, तो फिर इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम जा रहा है। तो इनिशियल वॉल्यूम अगर VI है और फाइनल वॉल्यूम VF है, तो देखो ये इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करेंगे। P जो है यहाँ पे ये कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन के बाहर आता है और इंटीग्रेशन में रह जाएगा आपका VI टू VF dV। तो P को मैं बाहर निकाल लेता हूं, dV यानी इसका इंटीग्रेशन आएगा V, तो dV का इंटीग्रेशन आता है V, और लिमिट्स क्या है? VI टू VF। तो यहां पे वर्क डन का फॉर्मूला मुझे मिल गया P VF माइनस V। अब मैं इसको अगर मल्टीप्लाई कर दूं, ब्रैकेट को सॉल्व कर लूं, तो ये हो जाएगा P VF माइनस P VI। और आपको पता है अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू NRT, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं NRTF फॉर F फॉर फाइनल। तो फाइनल टेम्परेचर अगर TF है तो ये PVF के लिए आ जाएगा, और PVI के लिए आएगा NRTI। तो अगर मैं NR को कॉमन निकालता हूं तो यहां पे मुझे मिल जाएगा TF माइनस TI, यानी NR इज इक्वल टू NR इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो जो वर्क डन है उसका फॉर्मूला हमें यहाँ पे मिल गया NR डेल्टा T। तो ये भी एक फॉर्मूला है, या तो फिर आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोनों में से आप कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। किसके लिए? आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। तो अंडरस्टैंड हो गया दोस्तों आपको? तो चलो, अगर ये अंडरस्टैंड हो गया है तो मैं आपको अभी जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसका जो एप्लीकेशन है आइसोबारिक प्रोसेस के लिए वो आपको बताता हूं। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसको अभी यहां पे हम अप्लाई करेंगे। तो बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन आइसोबारिक प्रोसेस क्या है? फॉर्मूला हमारे पास है डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। तो यहां पे जो डेल्टा U है उसका फॉर्मूला हमारे पास है, वो है NCV डेल्टा T, जो आप सबको पता है। NCV डेल्टा T एक कंबाइन फॉर्मूला है, चाहे आपका कांस्टेंट प्रेशर हो, चाहे आपका कांस्टेंट वॉल्यूम हो, चाहे कुछ भी हो। ये जो फॉर्मूला है जो काइनेटिक थ्योरी में हमने डिराइव किया था, हम यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। किसके लिए? चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए। और चेंज इन वर्क डन ये कितना है? NR डेल्टा T है। तो मैंने यहाँ पे ये NR
डेल्टा टी लिख दिया। तो यहां से n डेल्टा टी मुझे कॉमन दिख रहा है, तो n CV प्लस R और डेल्टा टी कॉमन। CV प्लस R क्या होता है? ये तो मेयर्स फॉर्मूला हो गया, तो n CP डेल्टा टी ये हो गया चेंज इन हीट। तो चेंज इन हीट इन आइसोबारिक प्रोसेस इज NCP डेल्टा टी। ओके, तो यहां पे ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने इसमें देख लिया। अब अगर हम बॉइलिंग ऑफ वाटर का एग्जांपल ले तो उसके लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे हो जाएगा? बॉइलिंग ऑफ वाटर, ये तो जनरलाइज हमने ले लिया, लेकिन अगर वाटर बॉईल हो रही है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, तो वाटर बॉईल हो रही है कंटेनर में, ये वाटर है और ये बॉईल हो रही है, तो ये गैस में कन्वर्ट हो रही है। तो जब ये गैस में कन्वर्ट हो रही है तो यहाँ पे देखो दोस्तों, ये जो हीट लेगी वो हीट कितनी होगी? तो हमने थर्मल एक्सपेंशन में देखा था कि जो हीट है, जब एक फेज से दूसरे फेज में मैटर चेंज हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे वाटर टू गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो जब फेज चेंज होता है तो जो अमाउंट ऑफ हीट ये एब्सॉर्ब करता है वो होता है m इंटू एल, वेयर m इज द मास ऑफ द वाटर, जो भी कन्वर्ट हो रहा है मैटर का मास, इंटू एल इज लैटेंट हीट। तो ml हो गया इसका हीट, तो चेंज इन हीट कितना हुआ? m इंटू एल, इतनी वो एब्सॉर्ब करेगा टू चेंज इट्स फेज। इसको इसका फेज चेंज करना है, यानी कन्वर्ट होना है वाटर टू वेपर, तो ये इतनी हीट एब्सॉर्ब करेगा। तो ये अगर आप यहां पे लिख देते हो, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब यहां पे डेल्टा क्यू है ml इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस ये है आपका PV2 माइनस V1, या तो फिर VF माइनस VR। बस आपको इंटरनल एनर्जी निकालनी है, तो इंटरनल एनर्जी आसानी से निकलेगी। अभी ml ये इधर प्लस था, इधर आएगा तो माइनस, ml माइनस PVF माइनस V, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। अगर आपको कोई एग्जांपल आता है बॉइलिंग ऑफ वाटर का, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आप उसको इस तरीके से सॉल्व करके इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हो। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअल में इंटरनल एनर्जी को ही इंट्रोड्यूस करता है, तो उसको अगर आपको निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हो। ओके, तो चलो अभी कुछ न्यूमेरिकल लेते हैं। तो ये आपने लिख लिया, नहीं लिखा है तो वीडियो को पॉज करो और इसको लिख लो, मैं इसको रफ कर देता हूं। चलो, नाउ इट्स अ टाइम टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। So let us start numericals. तो चलो, सबसे पहला जो हमारा न्यूमेरिकल है उसमें देखो, एक गैस है जिसका प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, और वो कितना है? 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना उसका प्रेशर है गैस का। और उसका जो वॉल्यूम है, उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है 10 मीटर क्यूब टू 4 मीटर क्यूब। तो इनिशियल वॉल्यूम था 10 मीटर क्यूब, और वो वॉल्यूम उसका क्या हो रहा है? 4 मीटर क्यूब हो रहा है, चेंज हो रहा है, यानी क्या हो रहा है? कंप्रेस हो रहा है। हमें पता चल रहा है यहाँ पे कि गैस क्या हो रही है? कंप्रेस हो रही है। तो भाई गैस कंप्रेस हो रही है, लेकिन आपने क्या किया? वहां पे अमाउंट ऑफ हीट 100 जूल ऐड कर दी, यानी आपने उसको क्या कर दिया? हीट कर दिया। देखो, एक गैस है जिसका प्रेशर 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तब उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है? कंप्रेस हो रहा है, लेकिन आपने क्या किया? उसमें हीट ऐड कर दी। कितनी? 100 जूल हीट आपने ऐड कर दी। तो इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो आपको कैलकुलेट करनी है। बस सिंपल सा एग्जांपल है। अब इसको कैलकुलेट हम कैसे करेंगे? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम अप्लाई करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो आपको यहां पे डेल्टा क्यू पता है कितना है? वो 100 जूल इज इक्वल टू डेल्टा यू, ये तो आपको निकालना है, प्लस वर्क डन क्या होगा? तो ये आइसोबारिक प्रोसेस है, पी वी एफ माइनस वी आई, ये होगा वर्क डन। तो यहां पे डेल्टा यू क्या हो जाएगा? 100 माइनस पी वी एफ क्या है आपका? V2 माइनस वी आई इनिशियल V1। बस यहां पे वैल्यूज डालो, 100 माइनस पी की वैल्यू क्या है? 50
V2 की वैल्यू क्या है, V2 4 माइनस V1 10, तो ये कितना हो गया, ये 100 माइनस 50 और ये माइनस 6, तो 100 माइनस 50 इंटू 6 300 और ये माइनस है इसलिए माइनस 300, तो यहाँ पे 100 माइनस माइनस 300 ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 400 जूल। तो इंटरनल एनर्जी 400 जूल है और वो भी पॉजिटिव है, यानी इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो हमें यहाँ पे पता चला इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ पे देखो हमने हीट दी है, वी हैव गिवन हीट, हीट हम दे रहे हैं इसलिए यहाँ पे प्लस है। अगर ये हीट इसमें से निकाली हुई होती तो ये जो आता ये माइनस आता, याद रखना। तो जो साइन कन्वेंशन है हमने इसीलिए पढ़े हैं। तो हीट माइनस कब आता है, जब हीट आप सिस्टम से निकालते हो, सिस्टम को अगर आप हीट देते हो तो वो प्लस होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे प्लस लिया है, इसको याद रखना। चलो दूसरा एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो दूसरे एग्जांपल में देखो, दूसरा एग्जांपल हमें क्या दिया है देखते हैं। तो आपको निकालना है वर्क डन, दूसरे एग्जांपल में भी आपको वर्क डन निकालना है। आपको नंबर ऑफ मोल्स दिया है 0.1, नंबर ऑफ मोल 0.1 दिए है। इसका जो टेम्परेचर है गैस का वो दिया आपको 27 डिग्री सेल्सियस, और आपको बोला है कि वर्क डन कैलकुलेट करो इसका वॉल्यूम डबल करने के लिए। तो इसका जो वॉल्यूम है, जो गैस है, देखो 0.1 मोल गैस है, उसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है और उसका वॉल्यूम आपको डबल करना है। तो वॉल्यूम डबल करने के लिए जो वर्क डन आपको करना पड़ेगा उसको कैलकुलेट करो। और प्रोसेस कैसी दी है, प्रोसेस दी है कांस्टेंट प्रेशर की प्रोसेस दी है, यानी आइसोबारिक प्रोसेस आपको दी है। और आपको गिवन डेटा में आर की वैल्यू दी है 2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, या तो फिर पर केल्विन। डिग्री सेल्सियस हो या केल्विन हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2 कैलोरी आर आपको दिया हुआ है। बस आपको क्या करना है, आपको पता है वर्क डन इज इक्वल टू पीडीवी यानी वीएफ माइनस वीआई। अब यहां पे देखो ये जो वॉल्यूम है ये तो आपको दिया है, लेकिन जो प्रेशर है वो आपको दिया नहीं। तो हम यहां पे दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जो हमने डिराइव किया था। क्या था फॉर्मूला, एन आर डेल्टा टी, ये था हमारा वर्क डन का फॉर्मूला। तो एन आर डेल्टा टी है, तो एन आपके पास है और आर भी आपके पास है, एन है 0.1, आर है 2, और जो डेल्टा टी यानी चेंज इन टेम्परेचर है वो क्या होगा, तो ये होगा T2 माइनस T1। तो T1 आपको दिया हुआ है कितना, 27 डिग्री सेल्सियस। तो T1 27 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन हमें यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में नहीं लेना है, हमें केल्विन में लेना है। तो डिग्री सेल्सियस को अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो 27 के लिए आता है 300 केल्विन। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 300 केल्विन। अब देखो दोस्तों, अगर आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है तो आपके पास क्या नहीं है, आपके पास T2 टेम्परेचर नहीं है। तो आप T2 को कैसे निकालोगे, तो अब यहां पे हम इस्तेमाल करेंगे इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो आइसोबारिक प्रोसेस है, प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोबारिक प्रोसेस है, तो इसके लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है, इसके लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट है V2 by V1 इज इक्वल टू T2 by T1, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। तो अब यहां पे देखो V2 कितना है, V2 है 2V1, V1 है V1 इज इक्वल टू T2 आपको निकालना है, और T1 कितना है 300 केल्विन। तो V1 कट हो गया, 300 इंटू 2 600, तो T2 जो आया वो 600 केल्विन आया। बस यहाँ पे वैल्यू डाल दो तो आपको वर्क डन मिल जाएगा। कितना है 0.1 इंटू 2 इंटू 600 माइनस 300, ये कितना हो जाएगा 600 माइनस 300 यानी 300। तो ये 300 इंटू 2 600 इंटू 0.1 60 जूल। तो जो वर्क डन आपको करना पड़ेगा वो 60 जूल होगा। तो चलो इसके बाद में लास्ट का एग्जांपल लेते हैं। इंडिकेटर डायग्राम पे अगर कोई क्वेश्चन आया तो वो भी हमें सॉल्व करते आना चाहिए, तो इसलिए लास्ट का एग्जांपल लेते हैं। तो सपोज आपको ऐसे इंडिकेटर डायग्राम दिया है, यहां पे प्रेशर है, यहां पे वॉल्यूम है, आपको ये डायग्राम दिया है। ओके, ये जो प्रेशर है ये 10 दिया है आपको, 10 क्या आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि प्रेशर को हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। और यहाँ पे ये जो वॉल्यूम है ये 8 मीटर क्यूब है, और ये जो है ये 4
मीटर क्यूब। अब आपको बोला है इसके लिए वर्क डन निकालो, तो कैसे वर्क डन आप इसके लिए निकालोगे? तो हमें पता है इंडिकेटर डायग्राम पे जो एरिया अंडर द कर्व होता है वही क्या होता है, आपका वर्क डन होता है। तो या तो आप ये एरिया कैलकुलेट कर सकते हो, ओके, एरिया अगर कैलकुलेट करते हो तो एरिया कितना आएगा, ये होगा 4 और ये है 10 यानी 40, तो 40 जूल आ गया। तो वर्क डन 40 जूल है, ये हमें एरिया से समझ में आ गया। लेकिन ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, तो हम कई बार यहां पे मिस्टेक कर जाते हैं। तो ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे कंप्रेशन हो रहा है। पहला इनिशियल स्टेट में देखो क्या है 8 है, फाइनल स्टेट में 4 है। तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है यानी गैस कंप्रेस हो रही है, यानी सराउंडिंग उस पर वर्क डन कर रही है ना। तो सिस्टम पे वर्क अगर होगा तो जो वर्क है वो निगेटिव होता है। और वैसे भी आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो ग्राफ है ये किसके लिए है, कंप्रेशन ऑफ गैस के लिए। और कंप्रेशन के लिए हमेशा वर्क डन क्या होता है, निगेटिव होता है। या तो फिर और एक तरीका है कि आप वर्क डन को पीडीवी से निकालो। तो पीडीवी से निकालोगे तो पी वी एफ माइनस वी आई फॉर्मूला है। तो प्रेशर क्या है, प्रेशर है 10 और वी एफ क्या है, फाइनल 4 है, क्योंकि देखो यहां से स्टार्ट हुआ यहां पे आया, तो 4 माइनस 8, तो ये कितना आया, ये 10 इंटू ये आया -4, तो ये हो गया -40 जूल। आया दोस्तों आपको समझ में? तो इस तरीके से हमने आइसोबारिक जो प्रोसेस थी उसको डिटेल में पढ़ाई कर ली है, डिटेल में स्टडी कर लिया है। इसमें हमने सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर कर लिए हैं, जिसके बाद आपको कोई भी बुक कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। तो चलो दोस्तों हम यहाँ पे रुकते हैं, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा उसमें हम और भी जो प्रोसेस है उसको पढ़ेंगे। चलो थैंक यू वेरी मच।